हाँ, तो अब देखिए आज से आप लोगों का जो लेसन स्टार्ट होने वाला है वो एक पोइम है, लेसन नंबर 9। बहुत अच्छी कविता है। कविता का नाम है इफ़, और जिन्होंने ये लिखी है उनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। हालांकि रुडयार्ड किपलिंग के बारे में आप लोग इतना नहीं जानते होंगे, लेकिन इनकी एक बहुत फेमस किताब रही है और उस किताब का नाम है द जंगल बुक। और इसको टेलीविज़न पर बहुत अच्छे से कई बार आपके लिए नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हो सकता है कि जंगल बुक के नाम से आप लोग इसे नहीं जानते हों, लेकिन इसका जो फेमस कैरेक्टर था मोगली, उसके नाम से शायद आप लोग इसे जानते होंगे। तो इस पोइम के बारे में जानने से पहले, हालांकि इस पोइम को आप लोग जितने अच्छे तरीके से समझेंगे तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच हैं, एक पोइम को समझने के लिए जिन फिगर ऑफ स्पीच का पोइट के द्वारा यूज़ किया जाता है, बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ यूज़ किया गया है। अगर आप लोग इसे ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो इस एक ही पोइम से आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज फिगर ऑफ स्पीच का मिल जाएगा। लेकिन उन सारी बातों को अपन बाद में देखेंगे। पहले जो रुडयार्ड किपलिंग है, जो इसके पोइट हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं, जिससे इस पोइम को समझने में और आसानी होगी। हालांकि यहाँ भी रुडयार्ड किपलिंग के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इसे जानने से पहले एक बार जो मैंने लिखा है आप उसे समझ लीजिए, जिससे जो यहाँ लिखा हुआ है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। सबसे पहले अगर इनके जन्म की बात करें तो 30 दिसंबर 1865, यानी 30 दिसंबर 1865 को इनका जन्म हुआ। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 18 जनवरी 1936 लंदन यूनाइटेड किंगडम में, तो यहाँ इनकी डेथ हुई। अगर इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था J.L. किपलिंग, जॉन लॉकवुड किपलिंग। अगर इनकी मदर की बात करें, ये कौन थे ये भी आपको यहाँ आगे मिल जाएगा। अगर इनकी माँ का नाम जानना चाहें तो एलिस किपलिंग इनकी माँ का नाम था। इनके फादर और मदर के बारे में एक स्टोरी इनके नाम को लेकर के है कि इनके जो पिताजी थे जॉन लॉकवुड किपलिंग, J.L. किपलिंग, और इनकी जो माताजी थी एलिस किपलिंग, तो इन दोनों ने अपनी पहली संतान का नाम रुडयार्ड किपलिंग क्यों रखा। तो इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जॉन एंड एलिस हैड मेट इन 1863 एंड काउटेड एट रुडयार्ड लेक। क्या जो जॉन और एलिस दोनों के दोनों थे, 1863 में ये लोग मिले, इनकी मुलाकात हुई और ये साथ में रहे थे एट रुडयार्ड लेक। काउटेड का मतलब साथ में रहना। तो जो रुडयार्ड झील पड़ती है, कहाँ पड़ती है? इन रुडयार्ड में, जगह का नाम है, और ये पड़ता है आपका स्टैफोर्डशायर इंग्लैंड में। तो जो स्टैफोर्डशायर इंग्लैंड में पड़ता है उसमें एक रुडयार्ड जगह है और वहाँ पर एक रुडयार्ड लेक है, रुडयार्ड झील है। तो वहाँ पर ये दोनों मिले थे। अब चूँकि दे हैड बीन सो मूव्ड बाई द ब्यूटी ऑफ द रुडयार्ड लेक, कि ये इस रुडयार्ड झील की सुंदरता से इतने प्रभावित हुए, यहाँ का जो एरिया था उससे इतने प्रभावित हुए, दैट दे नेम्ड देयर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर इट, कि इसके बाद उन्होंने अपने पहले बच्चे का नाम रुडयार्ड रखना तय कर लिया। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इनका नाम रुडयार्ड पड़ा। तो ये छोटी सी स्टोरी है। इसके बाद अगर बात इनकी एजुकेशन की करें, वो तो आपको यहाँ भी मिल जाएगी। तो यूनाइटेड सर्विसेज कॉलेज जो थे उसमें इन्होंने पढ़ाई करी। ही वॉज इंग्लिश जर्नलिस्ट। अगर और बात करें तो ये इंग्लिश के जर्नलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, छोटी छोटी कहानियाँ लिखते थे, पोइट भी थे, कवि थे, कविताएं लिखते थे, एंड नोवेलिस्ट, और उपन्यासकार भी थे, उपन्यास भी लिखते थे। इसके बाद किपलिंग कंपोज्ड दिस पोइम। अगर अपन इस पोइम की बात करें, जिस पोइम के लिए अपन रुडयार्ड किपलिंग को पढ़ रहे हैं, रुडयार्ड किपलिंग को जानना चाह रहे हैं, तो उस पोइम का नाम है इफ़। तो अगर इस पोइम की बात करें तो ये जो पोइम इफ़ थी, ये 1909 में इस पोइम को सबसे पहले कंपोज किया गया, लिविंग इन ग्रेट ब्रिटेन, जब वो ग्रेट ब्रिटेन में रहते थे। और इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1910, और 1910 में इसको सबसे पहले
प्रकाशित कराया गया। यानी सीधे सीधे है कि किपलिंग ने इस पोइम को 1909 में लिखा और जो पहला इसका जो पब्लिकेशन था, पहली बार जब इसको पब्लिश कराया गया 1910 में। तो बस इतना थोड़ा सा आपको रुडयार्ड के बारे में जानना है, रुडयार्ड किपलिंग के बारे में जानना है। हालांकि रुडयार्ड किपलिंग के बारे में यहाँ कितना लिखा हुआ है वो भी थोड़ा सा देख लें, जिससे और क्लियर हो जाए, क्योंकि कोई भी पोइम तब आपको ठीक से समझ में आती है जिसने ये लिखी है। अगर हमें उसके बारे में सारी बातें अच्छे से पता हैं तब हमें पोइम को समझने में और अच्छा लगता है। जो कि मैंने आपको बताया कि 1865 में इनका जन्म हुआ था और 1936 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये दोनों बातें तो आपको यहीं से क्लियर हैं। आगे देखिए, सन ऑफ J.L. किपलिंग, इनके पिता का नाम भी आपको पता है, J.L. किपलिंग है। अब ये खुद कौन थे उनके लिए लिखा है कि द ऑथर एंड इलस्ट्रेटर ऑफ बीस्ट एंड मैन इन इंडिया। तो इनकी एक बुक थी बीस्ट एंड मैन इन इंडिया। इस बुक के ये लेखक भी थे, कौन? इनके पिता, और इलस्ट्रेटर भी थे। इलस्ट्रेटर का मतलब होता है चित्रकार। तो उस किताब में जो चित्रकारी करी गई थी वो भी उन्होंने खुद नहीं करी थी। वाज बॉर्न इन बॉम्बे, नाउ मुंबई, जिसे आजकल मुंबई कहते हैं, एंड एजुकेटेड एट द यूनाइटेड सर्विसेज कॉलेज। और यूनाइटेड सर्विसेज कॉलेज में इनकी जो एजुकेशन हुई थी वेस्टवर्ड हो में। ही वॉज एंगेज्ड इन जर्नलिस्टिक वर्क इन इंडिया फ्रॉम 1882 टू 1889। तो 1882 से लेकर के 1889 तक जो पत्रकारिता का काम भारत में इन्होंने किया, तो उसमें ये बिज़ी रहे। किपलिंग वॉज अ प्रोलिफिक राइटर। अगर किपलिंग की बात करें तो ये एक प्रोलिफिक राइटर थे, मतलब एक सफल लेखक थे। ही मेड एन इमेंस कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। अगर अंग्रेजी साहित्य की बात करें तो उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एक बड़ा योगदान दिया है। विद अ वेराइटी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़, बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं। पोइट्री एंड क्लासिक्स जो उत्कृष्ट साहित्य होता है, तो इन्होंने उसको भी, यानी इस तरीके से अंग्रेजी साहित्य में इनका योगदान रहा है। किपलिंग वॉज फेमस फॉर हिज ओरिजिनलिटी। अगर हम किपलिंग की बात करें तो इन्होंने जो ओरिजिनल चीज़ है उसको दिखाने की कोशिश करी है, तो इसलिए ये ओरिजिनलिटी के लिए ज़्यादा विख्यात हुए। रेंज भ्रमण के लिए एंड नरेशन के लिए। इन 1907 यानी 1907 में ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। तो 1907 में इन्होंने लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ जीता। सम ऑफ हिज पब्लिकेशंस आर डिपार्टमेंटल डिटीज़। तो ये इनके कुछ और पब्लिकेशंस हैं जो कि 1886 में हुआ। द सिटी ऑफ ड्रीडफुल नाइट, द लाइट दैट फेल्ड, ये 1890 में हुआ। बैरक रूम बैलेट्स, द नौलखा, ये 1892 में हुआ। एंड मैनी इन्वेंशंस 1893 में हुआ। हिज एसोसिएशन विद जंगल बुक, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में चर्चा करी थी, तो इनका जो जुड़ाव था जंगल बुक के साथ, तो इनकी जो बहुत फेमस हुई थी जंगल बुक, इज वेल नोन, ये सबको पता है। इन विच द पॉपुलर करेक्टर ऑफ मोगली इज फाउंड, और इसी में इनका जो पॉपुलर करेक्टर है मोगली वो पाया जाता है। तो इतना तो मेरे ख्याल से इनके बारे में आप लोगों ने समझ लिया। हालांकि इनकी और भी बहुत सारी जैसी कृतियाँ हैं, इनके बहुत सारे ऐसे और काम हैं, तो इनको अपन इसके बाद और देखेंगे। इफ़ इज़ अ डिडैक्टिक पोइम ऑफ 4 स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स ईच। अब अगर थोड़ी सी बात अपन इफ़ की करें, तो जिस पोइम के लिए अपन जो रुडयार्ड किपलिंग को पढ़ रहे हैं, तो अगर उसकी बात करें तो इफ़ इज़ अ डिडैक्टिक पोइम, तो एक शिक्षाप्रद कविता है ऑफ 4 स्टेंजास ऑफ 8 लाइन्स ईच। अगर इस पूरी पोइम को आप लोग देख रहे होंगे तो इसमें 4 स्टेंजा हैं, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, ऑफ 8 लाइन्स ईच। और प्रत्येक स्टेंजा में आप देख रहे हैं कि 8 लाइन्स हैं, 8 पंक्तियां हैं। इन दिस पोइम ही मेंशंस सर्टेन क्वालिफिकेशंस एंड कंडीशंस नेसेसरी फॉर बिकमिंग। तो इस कविता में ही मेंशंस, उन्होंने वर्णन किया है सर्टेन क्वालिफिकेशंस, उन योग्यताओं का
तो इस पोइम में उन्होंने उन योग्यताओं को बताया है एंड कंडीशंस, और उन स्थितियों को बताया है जो आवश्यक हैं फॉर बिकमिंग, बनने के लिए, होने के लिए, द मास्टर ऑफ द अर्थ। तो इस पृथ्वी का मास्टर होने के लिए आपके अंदर इतनी योग्यताएं होनी चाहिए। एंड अ कंप्लीट मैन, या ये कहें कि अगर आप एक कंप्लीट मैन अपने आप को बनाना चाहते हैं तो आपके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। चलिए, इसके बाद इनकी कुछ थोड़ी सी कृतियाँ और हैं, जैसे आगे चल करके कभी दोबारा आपको रुडयार्ड किपलिंग के बारे में पढ़ना पड़े तो कहीं ऐसा ना लगे कि नहीं हमें थोड़ा सा कम बताया गया रुडयार्ड किपलिंग के बारे में। तो थोड़ा सा इनकी कुछ और कृतियाँ हैं, उनको भी अगर आप नोट कर लेंगे और लर्न कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे किपलिंग को। हाँ, इसके अलावा इनकी जो नोटेबल वर्क्स हैं, जो कृतियाँ हैं जो आपको याद रखनी है, जो आगे चल के पूछी जाती हैं, तो उनको एक बार और देख लीजिए और इन्हें नोट कर लीजिए, जिससे आप लोगों को रुडयार्ड किपलिंग के बारे में जो कंप्लीट नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था जंगल बुक के बारे में, तो जंगल बुक को तो आप बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है इनका। 1894 में इसको पब्लिश कराया गया। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर एनिमल। इसकी अगर ज़्यादातर हम कैरेक्टर की बात करें तो वो एनिमल हैं। सच है, जैसे कि एनिमल के जो नाम रखे गए हैं, शेर खान नाम रखा गया है टाइगर का, बालू नाम रखा गया है द बियर का, जो भालू होता है उसका, और जो प्रिंसिपल कैरेक्टर है इसका इज़ द बॉय मोगली। वो मैंने आपको बताया ही था, इसका जो मेन कैरेक्टर है वो मोगली है। इसके बाद इनकी जो दूसरी कृति जो आपको याद रखनी है, जस्ट सो स्टोरीज़ फॉर लिटिल चिल्ड्रन, जो 1902 में पब्लिश कराई गई। इसके बाद जो अगली कृति है इनकी, कैप्टन करेजियस, ये 1897 में पब्लिश हुआ और ये एक नोवेल है। इसके बाद किम है, जो कि 1901 में यानी 1901 में, ये भी एक नोवेल है। और इसके बाद जो इनका ज़्यादा फेमस हुआ वो गंगादीन, तो ये 1890 में पब्लिश हुई। और ये जो पोइम है, तो दिस पोइम इज मच रिमेंबर्ड बाई इट्स फाइनल लाइन। इसकी जो अंतिम लाइन है जो पूछी जाती है, जिस लाइन के लिए इस पोइम को पूछा जाता है, और वो है कि यू आर अ बेटर मैन देन आई एम। ये जो गंगादीन की लाइन है। और इसके बाद ये एक और आप याद रख सकते हैं कि द वाइट मैन्स बर्डन, ये 1899 में पब्लिश हुई। तो बस अगर आपने इतना कर लिया तो मेरे ख्याल से जिस स्टैंडर्ड में आप हैं उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और अगर आपने रुडयार्ड किपलिंग के बारे में इतना कर लिया तो ये आगे चल के भी जो एग्ज़ाम होंगे उनमें भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। क्लियर? चलिए, इसके बाद जो पोइम है यहाँ इफ़, जिसे आपको बहुत अच्छे से समझना है, तो उसको स्टार्ट और करते हैं।